नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय संविधान के ही क्रम में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत किए थे और हमने ये जाना था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत भारत में नागरिकता की प्राप्ति के 5 तरीके कौन कौन से हैं और भारत में नागरिकता के समाप्त होने के वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। और उसी वीडियो के अंत में हमने बातचीत किया था कि अगली जो वीडियो होगी हमारी वो NRI, PIO और OCI पर बनाई जाएगी। तो आज की इस कक्षा में हम सारे लोग उन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 बिंदु हैं। हमारा जो पहला बिंदु है वो NRI है और दूसरा जो बिंदु है वो PIO है और तीसरा बिंदु है वो OCI। इन बिंदुओं को प्रारंभ करने से पहले, इन पर बातचीत करने से पहले यह मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को यह बता दूं कि इनके संदर्भ में एक भ्रांति उत्पन्न होती है और वह भ्रांति यह है कि क्या भारत में दोहरी नागरिकता भी अब देनी जाने लगी है। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखें तो यूनियन की बात तो है, हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट तो है, लेकिन भारत में किसी भी प्रकार से दोहरी नागरिकता का कोई प्राविधान नहीं है। और ये जो 2 कार्ड यानी PIO और OCI हैं, ये दोनों विदेशी नागरिकों को दिए तो जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें भारत में कोई नागरिकता नहीं दी जाती और एक नागरिक के रूप में जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो इन्हें नहीं मिलते हैं। और इस तरह से इस भ्रांति के चक्कर में मत रहिएगा। परीक्षा के प्रश्नों पर ध्यान रखिएगा कि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्राविधान नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले NRI की बात करेंगे। NRI का तात्पर्य नॉन रेजिडेंट इंडियन से है, यानी कि वह भारतीय जो अनिवासी है। आप इन्हें हिंदी में अनिवासी भारतीय कह सकते हैं, अर्थात जिसके पास या जिसको NRI कहा जाता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से भारतीय नागरिक होता है, उसके पास भारत का पासपोर्ट होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो भारत में रहता नहीं है, बल्कि भारत के बाहर जाकर के दुनिया के किसी अन्य देश में निवास करता है और वहां पर वह नौकरी करता है, अपना व्यवसाय करता है या किसी अन्य पर्पज से भी वो वहां पर जा सकता है। और इस तरह से वो भारत में रहता नहीं है, वह भारत से बाहर रहता है। ऐसे व्यक्ति को NRI कहते हैं। तो क्या हर व्यक्ति जो भारत से बाहर जाता है कुछ दिनों के लिए, क्या सभी लोग NRI हो जाते हैं? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं। यदि मैं मान लीजिए 6 महीने के लिए घूमने के लिए चला गया और मैं चला गया थाईलैंड या अमेरिका चला गया या इंग्लैंड चला गया, तो क्या मैं NRI हो जाऊंगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर NRI होने की परिभाषा क्या हो सकती है? तो देखिए, NRI होने की परिभाषा भारत के टैक्स से संबंधित जो कानून है वहां पर किया गया है। 2 कानून है इस संदर्भ में। पहला जो कानून है वह भारतीय आयकर अधिनियम है। भारतीय आयकर अधिनियम, इंडियन इनकम टैक्स लॉ 1961 में कुछ प्राविधान है जिनके आधार पर NRI का विश्लेषण किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है। और दूसरा जो कानून है वो FEMA एक्ट 1999 है, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। ये 2 अधिनियम हैं, 2 एक्ट हैं जिनके बिंदुओं के द्वारा हम NRI को परिभाषित करने का कार्य करते हैं। यदि भारतीय आयकर अधिनियम को देखें तो इस भारतीय आयकर अधिनियम के सेक्शन 2 में 2 बातें कही गई हैं। पहली बात कि भारतीय आयकर अधिनियम निवासी भारतीय की परिभाषा देता है। देखिए, भारतीय आयकर अधिनियम में NRI शब्दावली का उपयोग नहीं है। आयकर अधिनियम निवासी भारतीय का उल्लेख करता है और इस संदर्भ में 2 बातें कहता है। वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति निवासी भारतीय तभी माना जाएगा जब वह भारत में 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा भारत में उसका
निवास हो तो वह व्यक्ति निवासी भारतीय माना जाता है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति भारत के अंदर 182 दिन नहीं रहता हो, मिनिमम 182 दिन, कम से कम 182 दिन भारत में निवास नहीं करता है, तो हम उसे एनआरआई कह सकते हैं। इसमें एक दूसरा प्राविधान है भारतीय आयकर अधिनियम में, वो क्या है? देखिए, पुस्तकों में इन तथ्यों के संदर्भ में काफी जो है गलत तथ्य दिए गए हैं और बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है कि जो भारत के बाहर 182 दिन रहता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत तथ्य है। तथ्य यह है कि जो भारत में 182 दिन रहता है वो भारत में निवासी भारतीय कहा जाता है, रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है। यानी इसके विपरीत बात करें कि जो भारत में 182 दिन कम से कम नहीं रहेगा वो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाएगा, अनिवासी भारतीय हो जाएगा। और दूसरी बात यहां क्या कही गई है निवासी भारतीय के ही संदर्भ में, तो निवासी भारतीय के संदर्भ में यहां दूसरा तथ्य यह कहा गया है कि पिछले 4 वर्ष में, देखिए 182 दिन की बात 1 वर्ष में कही गई है और 1 वर्ष का संबंध यहां वित्तीय वर्ष से है। वित्तीय वर्ष का मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक की बात की गई है, न कि जनवरी से दिसंबर, वित्तीय वर्ष की बात की गई है। तो यहां पर कहा गया कि पिछले 4 वित्तीय वर्ष में यदि वह व्यक्ति मिनिमम 365 दिन भारत में रहा, जिसमें 60 दिन पर ईयर, यानी हर साल वो कम से कम 60 दिन रहा हो भारत में, और कुल मिलाकर के पिछले 4 साल में वो 300, यानी ऐसा नहीं है कि लगातार 365 दिन रहा हो और 3 साल का गैप हो, जी नहीं, हर साल पिछले 4 वित्तीय वर्षों में हर वित्तीय वर्ष में वो 60 दिन रहा हो, और कुल यदि चारों वर्षों में टोटल जोड़ें तो वो 365 का आंकड़ा होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को भी निवासी भारतीय माना जाता है। यानी जो व्यक्ति इस शर्त को भी नहीं पूरा करेगा वो व्यक्ति भी एनआरआई यानी कि अनिवासी भारतीय माना जाएगा। तो एनआरआई कौन है यदि आपसे पूछा जाता है तो आप 2 तथ्य बताएंगे भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार। क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जो व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो वह निवासी भारतीय है। इस तरह से वह व्यक्ति जो मिनिमम 182 दिन एक वित्तीय वर्ष में भारत में नहीं रहा हो वो एनआरआई है, अथवा जो व्यक्ति पिछले 4 वित्तीय वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में न रहा हो, जिनमें से पर ईयर 60 दिन, तो वह व्यक्ति भी एनआरआई कहा जाएगा। फेमा अधिनियम, फेमा एक्ट 1999 भी इसी तथ्य को दोहराता है। अंतर केवल इन दोनों में यह है कि भारतीय आयकर अधिनियम में रेजिडेंट इंडियन शब्दावली का उल्लेख किया गया है, तो फेमा एक्ट में एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन शब्दावली का उपयोग किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इनके संदर्भ में और क्या क्या तथ्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने प्रारंभ में ही बता दी कि ये सारे लोग जो एनआरआईज हैं वो भारत के नागरिक हैं, यानी ये लोग भारतीय हैं। क्या हैं? ये लोग भारतीय हैं। दूसरी बात, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होगा और ये किसी दूसरे देश में उस देश की वीजा पर जाकर के वहां पर रहते होंगे, नौकरी आदि करते होंगे, अपने व्यवसाय को अपनाते होंगे। यानी इन्हें भारत में नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं वे अधिकार भी इन्हें पूरी तरह से प्राप्त होंगे। लेकिन आपको बताएं कि भारत में जो मतदाता पंजीकरण अधिनियम था वो एनआरआईज को भारत में वोट का अधिकार नहीं देता था। ध्यान रखिएगा कि भारतीय मतदाता पंजीकरण अधिनियम जो था वह एनआरआई को वोट देने का अधिकार भारत में नहीं देता था। यानी कि उस अधिनियम के अनुसार कोई भी एनआरआई भारत की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता था। परिणामतः एनआरआई के जो लोग समूह बनाए हुए हैं विभिन्न देशों में, उनकी कमेटियों ने, उनके प्रतिनिधिमंडलों ने भारत सरकार से लगातार वो ये मांग कर रहे थे कि दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे फ्रांस में भी ये सुविधा दी गई है। आप देखते होंगे कि फ्रांस में जब चुनाव होता है तो भारत के भी कुछ शहरों में
भारत में भी वे मतदाता केंद्र बनाते। विशेषतः पांडिचेरी में मतदाता केंद्र अवश्य बनता है, माहे में भी बनता है, कराईकल में भी बनता है, यमन में भी बनता है। तो वे लोग भी ये मांग कर रहे थे कि चूंकि हम भारतीय हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि हम भारत में रहते नहीं हैं, लेकिन ये तो है कि हम भारत में रहते नहीं हैं, लेकिन भारत से पैसे तो हम भारत में भेजते ही हैं। भारत को की जो नेशनल इनकम है और उसके अतिरिक्त भारत का जो संपूर्ण बजट है, उन सारे तथ्यों को यदि हम मिलाएं तो उसमें इनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इनकी मांग थी कि हमें भी भारत में वोट के राइट्स मिलने चाहिए, एक मतदाता के रूप में हमें भी पंजीकृत किया जाना चाहिए। परिणामतः 2 फरवरी 2011 को, किस दिन? 2 फरवरी 2011 को भारत सरकार ने मतदाता पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया और उसके तहत इन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया गया। और भारतीय मतदाता पंजीकरण अधिनियम ये कहता है इस संशोधन के बाद कि जो एनआरआई है, ध्यान रखिएगा, उसे फॉर्म 6A भरना होगा। क्या भरना होगा? फॉर्म 6A भरना होगा। इस फॉर्म को जब वो भरेंगे तो ये फॉर्म किसका? ये मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का फॉर्म है। तो ये फॉर्म भरेंगे और इस फॉर्म को भरने के बाद वो भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे और इस तरह से उन्हें वोट देने का अधिकार भी यहां पर मिल जाएगा। तो ये रहा एनआरआई से संबंधित तथ्य जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे बिंदु पर बातचीत करते हैं कि पीआईओ क्या है। देखिए, पीआईओ का तात्पर्य पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से है। इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल, यानी इसको हम लोग भारतीय मूल के व्यक्ति कह सकते हैं। हिंदी में भारतीय मूल के व्यक्ति। अभी मैंने पीछे ही बताया आपको प्रारंभ करने से समय, कक्षा प्रारंभ करते समय, कि पीआईओ किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता नहीं है। ये क्या है? एक सुविधा है। किसे? तो विदेशी भारतीय मूल के लोगों को, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड जो है वो भारत का हो, जो भारतीय मूल का हो, उसके वंशज भारतीय रहे हो और वह विदेशी नागरिक बन चुका हो, वो भारत का नागरिक नहीं हो, ऐसे लोगों को पीआईओ कार्ड की सुविधा भारत सरकार देती थी। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो पीआईओ कार्ड का जो प्रारंभ है वह दिसंबर 2002 में हुआ, लेकिन इसकी विधिवत जो घोषणा है वह 9 जनवरी 2003 को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किया गया। आपको मालूम होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे और इसके बाद वो कभी पुनः दोबारा अफ्रीका नहीं गए और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आए थे, तो उसी याद में, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाना प्रारंभ किया वो 9 जनवरी को मनाना प्रारंभ किया और 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन बुलाया गया था। यह सम्मेलन विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ था और इसी सम्मेलन में हमने विधिवत पीआईओ को जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन पीआईओ जारी हो गया था दिसंबर 2002 में। तो डेट में कंफ्यूजन होती, मैंने स्पष्ट रूप से आपको दोनों तथ्यों को बताया। आपसे यदि पूछा जाता है कि पीआईओ कार्ड कब जारी किया गया है, तो आपका जवाब होगा 2002 में। और एक कमेटी बनाई गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जिसको भारत की नागरिकता के संदर्भ में ढेर सारी रिकमेंडेशंस देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिकमेंडेशन पर 2002 में दुनिया के 16 देशों को, कितने देश? दुनिया के 16 देशों को यह पीआईओ कार्ड जारी किया गया। बाद में जाकर के ये दुनिया के अन्य देशों के लिए भी जारी कर दिया गया, लेकिन कुछ देशों पर प्रतिबंध लगाया गया।
वे देश कौन से थे? वे देश भारत के पड़ोसी देश थे। और पड़ोसी देश कौन कौन है? तो निश्चित रूप से वह देश था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वर्मा और श्रीलंका। तो ये वो देश थे जिन देशों के लिए कहा गया कि इन देशों में रहने वाला व्यक्ति या इन देशों से संबंध रखने वाला व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी इन देशों से संबंधित रहे हों, ऐसा भी किसी अन्य देश का भी नागरिक भी, उसे पीआईओ कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। तो ये वो देश हैं, इनका नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इन लोगों को पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो अन्य देशों के, दुनिया के अन्य देशों के निवासी हैं, उनको पीआईओ कार्ड दिया जाता था। अब पीआईओ कार्ड देने के लिए शर्त क्या निर्धारित की गई? तो शर्त यह निर्धारित की गई कि कोई भी व्यक्ति जो 1935 के एक्ट के अंतर्गत भारत का निवासी हो रहा हो या भारत का नागरिक रहा हो, इसको नागरिक शब्द से ही स्पष्ट समझें, उस व्यक्ति को यह पीआईओ कार्ड मिल सकता था। या उस व्यक्ति की अगली जो 4 पीढ़ी है उन लोगों को भी यह कार्ड मिल सकता था। क्योंकि आप समझ रहे होंगे 1935 में जो व्यक्ति रहा होगा, 1936 में, 37 में, 38 में, व्यक्ति आज तो जीवित होगा नहीं, तो वो तो स्वयं तो लेने नहीं आएगा। तो उसकी अगली 4 पीढ़ी के लिए ये सुविधा दी गई। यानी कि जो आज है उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी या उसके जो है परदादा परदादी, इसमें नाना नानी को भी आप जोड़ सकते हैं। जो माता का पक्ष है और पिता का पक्ष है वो दोनों यहां पर संबंधित है। हाँ, उस पक्ष में कहीं पर पाकिस्तान, बांग्लादेश जो देश हमने गिनवाए आपको, उन देशों का व्यक्ति कहीं नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कही गई कि जो 4 पीढ़ी का व्यक्ति है उसके जो सपोज होंगे, यानी उसकी जो पत्नी या पति होगा उसको भी ये कार्ड मिल जाएगा, उसके बच्चों को भी ये कार्ड मिल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पीआईओ कार्ड के अंतर्गत क्या सुविधाएं इन लोगों को मिलती थी। सुविधा की बात की जाए तो जिस व्यक्ति के पास पीआईओ कार्ड होता था उसे 15 वर्ष के लिए, यानी जिस दिन कार्ड जारी हुआ उस दिन से 15 वर्ष के लिए मल्टीपर्पज वीजा उन्हें मिल जाता था। यानी कि अब उसके बाद वो उस कार्ड को लेकर के अपने देश के पासपोर्ट को भी वो लेके आएंगे। यानी जैसे मान लीजिए अमेरिका में का नागरिक है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, तो वह अमेरिकी पासपोर्ट और उसके साथ इस अपने पीआईओ कार्ड को वो लेके आएगा। और इस कार्ड को जब वो लेकर के आएगा तो एयरपोर्ट पर उसकी कोई ऐसी उसके वीजा के संदर्भ में कोई जांच नहीं की जाएगी। वो अपना पीआईओ कार्ड दिखाएगा और उसको भारत में एंट्री मिल जाएगी। और उसे वीजा यानी 15 वर्ष के लिए मल्टीपर्पज उसे वीजा मिल जाता था। दूसरी बात कि वह भारत में निवास करने की उसे आज़ादी मिल जाती थी कि वो भारत के किसी भी रीजन में जाकर के निवास कर सकता है। उसे भारत में व्यवसाय की अनुमति मिल जाती थी कि वो भारत में अपना कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उद्योग धंधा लगा सकता है। जैसे कोई डॉक्टर है तो अपनी क्लिनिक खोल सकता है, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के सेक्टर में काम कर सकता है, कोई अध्यापक है तो वो शिक्षा के जगत में भी अपना कार्य कर सकता है। तो विविध जो सेक्टर हैं उनसे संबंधित जो भी हो वो आकर के भारत में अपने सेक्टर से जुड़े हुए व्यवसाय को कर सकते थे। इसके साथ साथ उन्हें भारत में कहीं पर भी ट्रेवल करने की, आने जाने की पूरी उन्हें छूट होती थी, वो कहीं आ जा सकते थे। हाँ, ये बात अलग है कि जो रिस्ट्रिक्ट एरिया है यानी जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उन्हें जाने की आज़ादी नहीं होती थी। तो ऐसे क्षेत्रों में जाने की आज़ादी तो भारतीय नागरिकों को भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई सैन्य क्षेत्र है तो वहाँ पर भारत का नागरिक भी नहीं जा सकता, उनकी बात तो अलग है। फिलहाल तो ये तथ्य हैं। इसके अलावा उन्हें भारत में किसी भी प्रकार की आवासीय भूमि का मतलब क्या है, यानी घर बनवाने के लिए, अपना मकान बनवाना है, निजी मकान बनवाना है, तो उस मकान को बनवाने के लिए भी उन्हें भूमि खरीदने का अधिकार पीआईओ कार्ड के द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ छूट इन लोगों को मिल रही थी कि वो लोग आए भारत में रहें। दूसरी बात एक और कही गई थी कि यदि कोई व्यक्ति पीआईओ कार्ड रखता है और वो भारत की नागरिकता पाना चाहता है तो नागरिकता आवेदन करने के लिए यह कहा गया था कि ये लोग यदि 7 वर्ष
भारत में निवास कर लें और 7 वर्षों में जब वो आवेदन करें तो पिछला 1 वर्ष जो है वह लगातार निवास हो, तो उन्हें भारत की नागरिकता का आवेदन करने को मिल जाता था। ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। अब आइए देखते हैं कि पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति को कौन सी सुविधाएं भारत में नहीं मिलती थी। तो इस संदर्भ में तथ्य यहां है, पहली बात स्पष्ट कर दें कि यह किसी भी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं है, ये लोग भारत के नागरिक नहीं है। यानी एक नागरिक के तौर पर जो कुछ भी किसी भारतीय नागरिक को मिलता है वो इन्हें नहीं मिल सकता। यानी यदि मूलाधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 30 ये वो मौलिक अधिकार है। अब इनके तहत तथ्य क्या है वो हम आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे अनुच्छेद जो 15 है वो जाति, नस्ल, लिंग, स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद जो 16 है वो नौकरियों में, या आप कह सकते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर सबको समान रूप से अवसर देने की बात करता है लोक नियोजन में। अनुच्छेद जो 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो ये सारे जो अधिकार हैं जो हमने गिनवाए अनुच्छेद 15, 16, 19, 23 और 30 में जो वर्णित है वो इन्हें नहीं प्राप्त होते हैं, जो केवल भारतीय नागरिक को ही मिलते हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 भी महत्वपूर्ण है, ये भी इन्हें नहीं प्राप्त होते। देखिए अनुच्छेद 325 ये कहता है कि भारत में वोटिंग के लिए मतदाता के आधार पर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 क्या है, तो वो वोटिंग के राइट्स की बात करता है कि भारत में जो 18 प्लस के जो लोग हैं वो लोग भारत में मतदान का अधिकार रखते हैं। तो ये भी इन्हें नहीं प्राप्त होता। यानी कि जिसके पास पीआईओ कार्ड है वो भारत में वोट देने का अधिकारी नहीं होता है, वह भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, वह भारत में लोक नियोजन में अवसर नहीं पा सकता। लोक नियोजन का मतलब वह भारत में सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह भारत के किसी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकता। यानी संवैधानिक पद मतलब जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, मंत्रियों के पद है, ठीक है। यहां तक कि ग्राम पंचायत का जो ग्राम का प्रधान है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो उसके वार्डों के सदस्य हैं, ये सारे भी पद जो है वो संवैधानिक पद हैं। तो भारत में जो संवैधानिक पद हैं उनमें से किसी भी पद को वह प्राप्त नहीं कर सकता। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह भी इसमें आप ऐड कर लें जो परीक्षा में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इन्हें कृषि भूमि यानी किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर लैंड, यानी जिसको आप भारतीय जो जमींदारी का जो कानून रहा और भारत में जो लैंड्स के जो कानून है वो कहते हैं, इसको ग्रीन लैंड कहते हैं। अगर कभी अंग्रेजी में टर्म आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आप परीक्षा में ध्यान देना कि ग्रीन लैंड यदि कहीं यूज किया जा रहा है तो ग्रीन लैंड का मतलब होता है कि वो एग्रीकल्चर का लैंड है। तो किसी भी ग्रीन लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को, कृषि लैंड को या फार्मिंग लैंड भी आप कह सकते हैं, या इसके लिए बागवानी भूमि भी शब्द हिंदी में इस्तेमाल हो सकता है। तो उस भूमि को भी इन्हें खरीदने का, परचेज करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये पीआईओ के संदर्भ में जो तथ्य हैं वो आपके सामने हैं, जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। मुझे आशा है कि यदि आप इसे तैयार करेंगे तो आने वाला प्रश्न चाहे वो किसी भी परीक्षा में हो, सिविल से लेकर के यूपी SSSC, यूपी TET, PRT या किसी भी प्रकार के जो परीक्षाएं होती हैं वो आप वहां पर प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि पीआईओ कार्ड जो जिस व्यक्ति के पास होता है और जब आवेदन करता है तो उसे भारत में एक फीस जमा करनी होती है। तो यदि 18 साल से कम उम्र का वह व्यक्ति है तो उसको 7,500 रुपया फीस देनी होती है भारत सरकार को, और यदि वह 18 साल से ज्यादा होता है तो उसे जो है कुल 15,000 रुपया उसे फीस देनी होती है। लेकिन आगे चल करके भारत सरकार ने OCI को जारी कर दिया, और OCI तुलना के दृष्टिकोण से देखें तो पीआईओ से ज्यादा सुविधा दे रहा था। तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा सुविधा लेना चाहेगा, जाहिर सी बात है वो कम सुविधा तो लेना नहीं चाहेगा। तो भारत सरकार ने OCI को जारी कर दिया 2005 में। कब जारी कर दिया? 2005 में।
तो पीआईओ कार्ड क्यों कोई लेगा जब सुविधा ओसीआई में ज्यादा मिल रही है? तो परिणामतः 2015 में जो है, जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी 2015 को, उसी दिन भारत सरकार ने इस पीआईओ को ओसीआई में मर्ज कर दिया और उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पीआईओ कार्ड है वो यदि 25 यूएस डॉलर जो है वह फीस जमा करे, लगभग 1200 रुपए के आसपास ये आंकड़ा आएगा, 25 यूएस डॉलर यदि फीस वो जमा करे तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदल दिया जाएगा। और भारत सरकार ने यह भी घोषणा कर दिया कि अब आज के बाद 2015 के बाद से किसी भी व्यक्ति को पीआईओ कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2015 से पीआईओ कार्ड की सुविधा को बंद कर दिया गया। लेकिन मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को 2014 में पीआईओ कार्ड मिला और उसने अपने कार्ड को ओसीआई में मर्ज नहीं करवाया है तो वह भी भारत आ सकता है और पीआईओ कार्ड की सुविधाएं अगले 15 वर्षों तक ले सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ओसीआई की बात करते हैं। अब ओसीआई क्या है भाई? ओसीआई के लिए शब्दावली है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन का मतलब क्या हो गया? हिंदी में इसे हम समुद्र पारीय नागरिकता कहते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, इसको प्रारंभ किया गया दिसंबर 2005 में। कब प्रारंभ किया जा रहा है? दिसंबर 2005 में। लेकिन इसकी विधिवत घोषणा 9 जनवरी 2006 को हैदराबाद में की गई। हैदराबाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की और उसी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 9 जनवरी 2006 को उन्होंने विधिवत इसकी घोषणा की कि हम ओसीआई कार्ड को प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि ओसीआई कार्ड भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो आप जो टाइम बताएंगे वो दिसंबर 2005 बताएंगे। अब यह तथ्य है कि ओसीआई किसे प्राप्त हो सकती है, इसके लिए कुछ शर्तें, कुछ बिंदु निर्धारित किए गए। पहला बिंदु यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन भारत का संविधान प्रारंभ हुआ, उस दिन जिस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता रही हो या उस दिन नागरिक बनने की योग्यता रही हो। अब कौन व्यक्ति 26 जनवरी 1950 का भारत नागरिक बन सकता है, उसकी योग्यता का पैमाना हम आप पीछे पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 की हमने बातचीत की थी। उन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। तो जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या तो भारत का नागरिक रहा हो और उसके बाद वो विदेश का नागरिक बन गया किसी दूसरे देश का, या फिर वो भारत की नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा विदेशी नागरिक या उसकी अगली 4 पीढ़ी, उसकी अगली 4 पीढ़ी के जो वंशज हैं, ध्यान रखिएगा 4 पीढ़ी है, वे ओसीआई कार्ड का दावा कर सकते हैं। इसमें एक दूसरी शर्त, एक दूसरी भी कंडीशन रखी गई इसके अतिरिक्त। वो क्या थी? कहा गया कि 15 अगस्त 1945 यानी जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन भारत का एक नया नक्शा उभर करके आया जो पाकिस्तान से अलग था। तो उस नक्शे के अंदर यदि कोई भारत का नागरिक रहा हो या उस नागरिक बनने की योग्यता को वह उस दिन रखता हो, तो वह व्यक्ति या उसकी अगली जो 4 पीढ़ी है वह भी ओसीआई कार्ड को धारित कर सकता है।
तो इस तरह से ये दो कंडीशन यहां तय की गई हैं कि वह व्यक्ति या उसकी अगली 4 पीढ़ी ओसीआई कार्ड को धारित कर सकती है। आइए आगे देखते हैं कि ओसीआई कार्ड के अंतर्गत और क्या क्या सुविधाएं इन लोगों को मिल सकती हैं, और तुलना करेंगे कि पीआईओ की तुलना में ओसीआई में सुविधाएं किस प्रकार से अधिक हैं। तो सबसे पहली बात कि ओसीआई कार्ड के अंतर्गत इन्हें क्या मिलता है। तो देखिए, आजीवन मल्टीपर्पज वीजा मिल जाता है इन्हें। हमने पीछे पढ़ा कि पीआईओ में कितना वीजा मिल रहा था भाई, सिर्फ 15 वर्ष का वीजा मिल रहा था, और इन्हें आजीवन मल्टीपर्पज वीजा मिल जा रहा था। दूसरी बात, एक और तथ्य स्पष्ट कर दें कि पीआईओ के अंतर्गत यह तथ्य था कि जो व्यक्ति भारत में आ रहा था, यदि वह 180 दिन से ज्यादा, 180 दिन का मतलब हो गया लगभग जो है वो 6 महीने की बात हो रही है, लेकिन 6 महीना शब्दावली एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट जो तथ्य है वो 180 दिन है। यदि कोई व्यक्ति पीआईओ कार्ड रखता है और वह 180 दिन से ज्यादा भारत में रहता है, तो उसे FRRO के यहां जाकर के, यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के यहां जाकर के पंजीकरण करवाना होता था। और यदि वहां पर यह कार्यालय नहीं है तो स्थानीय थाने में ही जाकर के उन्हें यह बताना होता था कि हम यहां निवास कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर में ये ऑफिस नहीं है, तो गोरखपुर में नहीं है ये ऑफिस, तो भैया इनको क्या करना है, यहां कोई पीआईओएस कार्ड धारक आता और वो 180 दिन से ज्यादा रह रहा है, तो उसे गोरखपुर के स्थानीय थाने में जाकर के उसे बताना होता सिर्फ इतना, भैया हम यहां रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, हमारे पास पीआईओ कार्ड है। तो ओसीआई जब जारी किया गया तो कहा गया भैया आप आजीवन वीजा आपको मिल जा रहा है, मल्टीपर्पज वीजा मिल जा रहा है। तो यहां कर दिया गया कि जो FRRO है का कार्यालय है, वहां अब आपको किसी भी प्रकार का पंजीकरण नहीं करवाना होगा, यानी कि कहीं न कहीं पीआईओ से ज्यादा सुविधा ओसीआई में दी गई, इन्हें पंजीकरण से किसी भी प्रकार की छूट दे दी गई। दूसरी बात, भारतीय कभी भी आ सकते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से एयरपोर्ट पर कहीं किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। और इनका जो पुराना पासपोर्ट है, या हम कह सकते हैं कि जिस देश का पासपोर्ट इनके पास है उस पर एक यू टैग लगा दिया जाता है, जिसके आधार पर उस पर चिप चस्पा कर दिया जाता है, जिसके आधार पर यह जांच में यह पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड है। और ये लोग भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी टहल सकते हैं, कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जैसे सेना का इलाका है, वहां इन्हें नहीं जाना होता है। दूसरी बात यहां कह दी गई कि ये लोग भारत में निवास कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी जो आवासीय भूमि है वह भी इन्हें मिल सकती है, आवासीय भूमि खरीद सकते हैं और आवासीय भूमि पर जाकर के ये लोग बस सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। और इसमें यह कहा गया कि यदि ये लोग भारत की नागरिकता का आवेदन करें तो इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन तभी मिलेगी जब भारत में ये लोग 5 वर्ष निवास करें। देखिए, ये टेक्निकल फैक्ट्स हैं, यही सारे फैक्ट परीक्षा में आते हैं, जिसमें से 1 वर्ष जो है ये लोग लगातार निवास किए। तो देखिए, पीआईओ में मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि पीआईओ भी नागरिकता का आवेदन कर सकता था, लेकिन वहां निवास की अवधि 7 वर्ष थी और यहां निवास की अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। तो यहां निश्चित रूप से पीआईओ से सुविधा यहां पर ज्यादा मिल रही है। तो ये तथ्य है समुद्र पारी नागरिकता के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें क्या नहीं मिल सकता। तो जैसे पीआईओ को देखें, उसी तुलना में देखें तो इन्हें भी किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होती है, सिर्फ कार्ड से। हाँ, 5 वर्ष रह लेंगे, उसके बाद जिसमें 1 वर्ष लगातार रहे हो तो भारत की नागरिकता का दावा करेंगे, भारत की नागरिकता मिलेगी और अपने उस देश की नागरिकता वो छोड़ देंगे, तब वो भारत के नागरिक बनेंगे। यानी ओसीआई किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये भारत की नागरिकता नहीं है। दूसरी बात, इन्हें भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वे अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को, वो इन्हें नहीं प्राप्त होते हैं। इन्हें भी अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 के राइट्स नहीं मिलते हैं। इन्हें
अनुच्छेद 326 के तहत जो वोट देने का अधिकार भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है वो भी इन्हें नहीं मिलता, यानी ये लोग भारत में वोट नहीं देते, ये लोग भारत में चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। साथ ही ये लोग भी भारत में लोक नियोजन में नहीं जा सकते, यानी कि इन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हो सकती। साथ ही ये लोग भी भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते, यानी जो संविधान के द्वारा जो प्रदत्त पद हैं, राष्ट्रपति से लेकर के मैंने आपको पीछे ही बताया गांव की पंचायत के सदस्यों तक, ये किसी भी पद पर, संवैधानिक पद पर ये लोग नहीं बैठ सकते। तो ये कुछ प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया। लेकिन हमने पीछे बताया गया कि पीआईओ के अंतर्गत कुछ देश के लोगों पर यह कहा गया कि वो लोग पीआईओ नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हमने गिनवाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा और श्रीलंका। लेकिन ओसीआई में यह कह दिया गया कि सिर्फ 2 देशों की बात की गई। कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये वो 2 देश होंगे जिन देशों से संबंधित लोगों को ओसीआई नहीं दी जाएगी। यानी यहां देशों की संख्या ज्यादा थी, यहां कम कर दिया गया। यहां पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की गई कि केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश ये 2 ऐसे देश हैं जहां से जुड़े हुए लोगों को ओसीआई नहीं दी जा सकती। तो ये हमने कुल मिलाकर के परीक्षा में आने वाले तथ्यों की हमने बात की और यह स्पष्ट रूप से बताएं कि ओसीआई कार्ड को भी धारित करने के लिए, जैसे पीआईओ कार्ड को धारित करने के लिए हम उन लोगों को कुछ फीस देनी पड़ती है, तो ओसीआई कार्ड को भी धारित करने के लिए कुछ फीस देनी होती है। तो ओसीआई कार्ड धारित करने के लिए 275 यूएस डॉलर की बात की गई है कि 275 यूएस डॉलर यदि किसी के पास हो और वह या फीस जमा करे भारत सरकार को तो उसे ओसीआई मिलती है। हाँ, जो अपने पीआईओ को रिन्यूअल कराना चाहता है ओसीआई के रूप में तो उस व्यक्ति को केवल 25 यूएस डॉलर रकम देनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी वह पीआईओ के रूप में जब उसने रजिस्ट्रेशन करवाया तो वह एक फीस दे चुका था भारत सरकार को, तो केवल 25 यूएस डॉलर उसे देने होते हैं। लेकिन जिसके पास पीआईओ नहीं है, वो फ्रेश रूप से आवेदन कर रहा है ओसीआई का, तो उसे 275 यूएस डॉलर देना होता है फीस के रूप में। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पॉइंट्स रहे, जो एनआरआई के संदर्भ में रहे, पीआईओ के संदर्भ में रहे और ओसीआई के संदर्भ में रहे। इन तीनों बिंदुओं पर आपकी परीक्षा में ढेरों सवाल आते हैं और यदि इन बिंदुओं को आप विधिवत तरीके से कॉपी और कलम लेकर के बैठ करके पढ़ें और इसको नोट करें तो आपके प्रश्न निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। आज की इस कक्षा में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।